हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश तो सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो इंट्रोडक्शन और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट ये तीनों चीज़ आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा और जिसमें बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है कि दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसका पहला नाम डज होता है, दूसरा डू होता है। डज का प्रयोग कब किया जाता है, डू का प्रयोग कब किया जाता है, ये भी उसमें बताया गया है। सेकंड थिंग ये होती है कि डू का प्रयोग कब होता है, डज का कब होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये सारी चीज़ों का, हर प्रकार की चीज़ों का कैसे करना है टेंस में परिवर्तन। तो सबसे पहले हेडिंग बनती है जिसका नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। अब देखिए, सबसे पहले तो पहचान करने की ज़रूरत ये है कि हम सकारात्मक वाक्य को पहचानेंगे कैसे, कि अफर्मेटिव सेंटेंस ही है या फिर निगेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए जैसे हम यहाँ सेंटेंस लिखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप देख पा रहे हैं राम पुस्तक पढ़ता है, यह एक वाक्य है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कौन सा वाक्य है। जिस वाक्य में, जिस हिंदी वाक्य में न तो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होगा, नकारात्मक शब्द जैसे होते हैं न, नहीं और कभी नहीं, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं न, नहीं और कभी नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग इस वाक्य में नहीं हुआ है, जिससे ये कन्फर्म हो गया कि ये नकारात्मक वाक्य नहीं है। अब एक चीज़ और कन्फर्म करना है, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों आदि, ये सब चीज़ें अगर इसके बीच में आ रही है तो निश्चित रूप से हम ये समझेंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन हम देख पा रहे हैं न तो इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है और न ही इस वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे का प्रयोग हुआ है। तो हम ये जान जाएंगे कि ये हमारा वाक्य या इस प्रकार का जो भी वाक्य है वो सकारात्मक वाक्य ही है। ये तो मान लीजिए पहचान बताई गई। और दूसरी चीज़, इस प्रकार के वाक्यों से, सकारात्मक वाक्यों से हमें किसी भी सूचना का पता चल पाता है और वो सूचना स्वीकारात्मक होती है। जो भी उसमें क्रिया बताई जाएगी, जो भी उसमें कार्य बताया जाएगा, जो भी उसमें सूचना होगी, जो भी उसमें कथन होगा, वो स्वीकारात्मक भाव में होगा, न तो नकारात्मक होगा, न तो प्रश्नवाचक होगा, न तो आदेशात्मक होगा, न तो सलाहात्मक होगा। उसमें जो भी भाव होगा वह स्वीकारात्मक होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें है राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें एक जो सूचना बताई जा रही है कि राम पुस्तक पढ़ता है, इस सूचना में ये बताया जा रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक स्वीकारात्मक भाव है, उसमें राम पुस्तक को पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम पहचान पाएंगे कि ये सकारात्मक वाक्य है। ना तो इसमें नहीं का प्रयोग होगा, ना तो कभी नहीं का प्रयोग होगा और ना का प्रयोग भी नहीं रहेगा, और ना तो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होगा। तो ये सकारात्मक वाक्य हुए। अब सकारात्मक वाक्य में
हम लिखेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेशन। इसको हिंदी में कहते हैं अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियम अर्थात हिंदी से अंग्रेजी में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन में एक नोट होगा। नोट यह होगा कि जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है डू और डज, किंतु जब हम सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते हैं तो सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो नोट में हम यही लिखेंगे, नोट में नंबर 1 होगा कि सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय, सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डू ऑब्लिक डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि जैसा कि बताया गया कि सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी इसके बाद जो भी सेंटेंस आएंगे, जो भी वाक्य आएंगे, उसमें डू डज का प्रयोग होगा। कैसे होगा ये आपको बताया जाएगा। किंतु अभी ये समझने की ज़रूरत है कि सकारात्मक वाक्यों में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे उसमें जो हेल्पिंग वर्ब डू और डज बताया गया है उसका यूज नहीं होगा। अगर उसका यूज नहीं होगा तो फिर होगा क्या, ये आपको नोट नंबर 2 में पता चलने वाला है। इसमें ये होगा कि यदि कर्ता अंग्रेजी में बात करेंगे तो इसको कहा जाएगा सब्जेक्ट। यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में यस ऑब्लिक ईएस जोड़ देते हैं। देखिए इसमें बताया गया कि यस ऑब्लिक ईएस जोड़ देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परंतु इसमें एक कंडीशन लगी हुई है। यदि कर्ता एक वचन है तो एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में हमें जोड़ना क्या है, यस ऑब्लिक ईएस। किंतु अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर आ गया तब क्या करेंगे, तो उसके लिए नोट नंबर 3, यदि कर्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। यदि कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया में यस ऑब्लिक ईएस नहीं जोड़ते हैं। सिर्फ मुख्य क्रिया का पहला रूप जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। पहला रूप लिखते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं
सकारात्मक वाक्य में रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद का नियम, अनुवाद के नियम के तुरंत बाद बताया गया नोट, जो कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और नोट में आपको सबसे पहले नंबर पे बताया गया कि सकारात्मक वाक्यों का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। डू डज को सकारात्मक वाक्य के लिए भूल जाइए कि सकारात्मक में डू डज का भी प्रयोग होता है। डू डज का प्रयोग हम सिर्फ ये याद करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है सहायक क्रिया के रूप में, परंतु सकारात्मक वाक्यों में नहीं होता है। इसमें होता क्या है, सकारात्मक वाक्यों में यदि कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट या यदि कर्ता जो भी आप कहें एक वचन का है, आपको ये पहचानने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में ये सारी चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से हुई है कि कब एक वचन कर्ता होता है, कौन बहुवचन कर्ता होता है, कभी डू का प्रयोग करते हैं, कब डज का प्रयोग करते हैं। वो सारी जानकारियाँ एकदम एक के बाद दूसरा क्रम से आपको उसमें मिल जाएगा। तो इसमें इतना ही समझना है, यदि कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया को अंग्रेजी में कहा जाता है मेन वर्ब। क्या कहा जाता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम शॉर्टकट में वर्ब भी कह देते हैं, किंतु इसका जो पूरा नेम है वो है मेन वर्ब। मुख्य क्रिया में यस अथवा ईएस जोड़ देते हैं। अब तीसरी बात आई कि यदि कर्ता बहुवचन है तो, माना कि एक वचन है तो यस और ईएस जोड़ देंगे मुख्य क्रिया में। यदि बहुवचन होगा, ध्यान यही देना है, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन की बातें अक्सर आ जाती हैं कि अगर बहुवचन है तो उसमें यस और ईएस नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ मुख्य क्रिया का पहला रूप। जैसा कि आपको बताया गया है कि वर्ब के 3 रूप होते हैं, क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाता है, ये वर्ब का मूल रूप माना जाता है, जो कि मूल रूप में क्रियाएं मिलती हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और यहाँ जो कन्फर्म कर लेना चाहिए, जो कि बहुत कम कन्फर्म किया जाता है। आप बहुत सी किताबों को पढ़े होंगे, बहुत से वीडियो को भी देखे होंगे, किसी में ऐसा बताया गया होगा, जैसा कि हमने सेकेंड नंबर नोट में बताया गया कि यस और ईएस का प्रयोग करते हैं, किंतु ये जान पाना बड़ी कठिनाई की बात हो जाती है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां हम यस का प्रयोग करते हैं और ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां हम ईएस का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद उसी चीज़ का नंबर है, वो आपको जानना है कि कब हम यस का प्रयोग करते हैं और कब ईएस का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत छोटी चीज़ है, परंतु अगर आपको नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से उसमें आप धोखा खाने वाले हैं, जो कि आज वो क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे हम 2 कॉलम बना लेते हैं, जिसमें इसमें यस का यूज बताया जाएगा, यस का प्रयोग, और इसमें बताया जाएगा ईएस का प्रयोग। कब हम यस का प्रयोग करते हैं और कब ईएस का प्रयोग करते हैं। देखिए पहले ईएस के प्रयोग पे चलते हैं। जब वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और ओ हो, ये 5 ही ऐसे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ, ये वर्ब का अंतिम अक्षर होना चाहिए। जैसे उदाहरण में बताया जाए तो पी ए डबल एस ये पास हो गया, एस एच का डब्ल्यू ए एस एच वास हो गया, कैच का सी ए टी सी एच कैच हो गया, एक्स में मिक्स हो गया और ओ का गो हो गया। अब देखेंगे यस में भी जब पास बताया गया तो पास में लास्ट में क्या दिया है? डबल यस। ये चीज़ आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्या दिया लास्ट में? डबल यस। और इसमें क्या दिया गया?
ESH, और इसमें क्या है CH, और इसमें क्या है X, और इसमें क्या है O। ठीक इसी प्रकार से जरूरी नहीं कि यही वर्ब आपको मिले, आपको चाहे जितनी वर्ब मिल जाए, तुरंत आपको देखना क्या है कि वर्ब के अंत में क्या ये 5 लेटर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर डबल एस आ रहा है, SH आ रहा है, CH आ रहा है, X आ रहा है, O आ रहा है, तब आप कंफर्म हो जाइए कि इनके साथ हम क्या जोड़ेंगे, इनके साथ जोड़ेंगे ES, इनके भी साथ ES ऐड किया जाएगा और इनके साथ भी ES ही जोड़ा जाएगा। अब जोड़ के बनेगा क्या वो आपको अभी दिखाते हैं कि जोड़ के बनता क्या है। पास में PASSES तो क्या बन जाएगा पासेज, वास है तो WASHES वासेज, कैच है CATCHES वो कैचेज, मिक्स में MIXES मिक्सेज, गो में GOES गोज। अब इनके अलावा जो भी आ रही हैं आपकी क्रियाएं, उसमें क्या जोड़ा जाएगा, सिर्फ यस जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ आ जाए रीड, अब रीड के अंत में देख रहे हैं डी आया हुआ है, जो कि डी इसमें से नहीं है, तो इसमें हम प्लस करेंगे यस और इक्वल टू क्या हो जाएगा रीड्स। जैसे आ जाए प्लक, प्लक में आप देख रहे हैं कि जो लास्ट लेटर है वो के है, जो कि इसमें से मैच नहीं हो रहा है, इसमें हम क्या लिखेंगे प्लक्स। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि ये जो लास्ट का लेटर होना है वो होना है डबल एस, SH और CH, X और O। अगर इस तरीके से हो पा रहा है तब तो हमें ES प्लस करना है, और अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो हमें यस जोड़ देना है। अब यस और ES का जो मैटर था, जो कन्फ्यूजन थी, जो भ्रामक चीज़ें थी, वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी है। तो सकारात्मक वाक्यों में रूल ऑफ ट्रांसलेशन ये बताया गया कि डू डच का प्रयोग नहीं करेंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जो भी है सिंगुलर नंबर है तो उसमें यस और ES प्लस किया जाएगा, यदि प्लूरल नंबर है तो उसमें यस और ES नहीं ऐड किया जाएगा। तो रूल ऑफ अनुवाद के नियम में सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, और उसके बाद इसमें होगा S/ES, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, फिर होगा अदर वर्ड। ये अदर वर्ड कोई अन्य शब्द आता है तो उसको लगा दिया जाएगा, यद्यपि नहीं आता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल में देखा जाएगा राम पुस्तक पढ़ता है। देखिए एकदम शुरुआत से चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसा आपको बताया गया कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूरी है, पहचान जरूरी है। ऐसे हमें सेंटेंस मिल जाएगा तो सेंटेंस को सबसे पहले हम पहचानेंगे। सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको इंट्रोडक्शन बताया गया था कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो कौन से वाक्य होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे आया है ता है, ता है से ही पता चल रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, टेंस तो क्लियर हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मुझे सेंटेंस क्लियर करना, ये कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस ये है सकारात्मक। कैसे पता चला, न तो इसमें न, नहीं, कभी नहीं कोई नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, और न ही इसमें किसी प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ जो प्रश्न करे, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है, ये है सकारात्मक वाक्य। तो मुझे ढूंढना है सब्जेक्ट। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा गया, सब्जेक्ट। जो जो लिखा गया वही हमें इसमें से निकाल के लिख देना है, बाकी हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। अब जैसे आ रहा है सब्जेक्ट तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। सब्जेक्ट जो पता होता है
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। ये कर्ता पता करने की जो विधि है ये है वाक्य में जब आपको क्या मिल जाए? हिंदी वाक्य, तो वाक्य में कौन, वाक्य में कौन लगाकर, वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, उसे कर्ता कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं। देखिए, कर्ता समझने का सबसे सरल तरीका है, सबसे आसान तरीका है। इसमें आप जरा सा भी कंफ्यूज में नहीं होंगे, ना तो कोई प्रॉब्लम ही है इसमें। जब भी आपको कोई हिंदी सेंटेंस मिल जाए, हिंदी सेंटेंस मिलना बहुत आसान बात है, हिंदी तरह से मिल ही जाएगा। जैसे मिला है राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमने बताया वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है। तो हमें सीधा सीधा करना क्या है पता है? सीधा सीधा ये करना है कि वाक्य में कौन लगा के प्रश्न करेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है। जब ऐसे हम प्रश्न कर रहे हैं कि कौन पुस्तक पढ़ता है, तो उत्तर में क्या आ रहा है? राम। उत्तर में क्या आ रहा है? राम। जैसे मैं अपने आप से बताऊं कि मोहन मैदान में क्रिकेट खेलता है, तो मोहन मैदान में क्रिकेट खेलता है, इसमें कई शब्द हैं, ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि ये कौन सा कर्ता है, कौन सा क्रिया है, क्या कर्म है उसमें। तो अब ऐसे क्या करते हैं कि कह देते हैं कि कौन मैदान में क्रिकेट खेलता है, तो उत्तर में आ रहा है मोहन। अब जैसे तुम स्कूल जाते हो, कौन स्कूल जाता है? तुम। वे अपना कार्य करते हैं, कौन अपना कार्य करते हैं? वे। तो इस तरीके से हम क्या प्राप्त कर लेंगे? कर्ता बड़े ही आसानी से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हमें क्या मिल जाए? जब हमें मिल जाए एक सेंटेंस, तो सेंटेंस में हम लगा देंगे प्रश्न, क्या करेंगे? कौन। अब कौन से प्रश्न करिए? राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? राम। राम मिल गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद जब हमें ये पता चल जाए कि सब्जेक्ट राम है, तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ गया। माना कि आपको मेन वर्ब भी पहचानना नहीं आ रहा है, तो मेन वर्ब अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको कर्ता पहचान लेना है। तो जैसे कि ये पता चला कि जो राम है ये क्या है? ये है सब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, जब वर्ब पहचानना हो, वर्ब, वर्ब को बताए कि मेन वर्ब भी कहा जाता है, आप वर्ब भी कहिए। तो मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया पहचानने की जो विधि है वो इस प्रकार से है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को, कर्ता द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। देखिए, एकदम सरल तरीका है, आपको ढूंढने से बचत हो जाएगी, ढूंढना नहीं है। पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं वो आपको मैंने बताया। जब सब्जेक्ट राम पता चल गया, अब ये देखना है कि पूरे वाक्य में राम किस कार्य को कर रहा है। तो हमें ये पता चल रहा है कि राम पढ़ने का कार्य करता, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम के द्वारा किया गया कार्य कौन सा हो रहा है? पढ़ता है। तो ये जो पढ़ता है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेन वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। अब नंबर किसका आता है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। कर्म कैसे पता करेंगे? देखिए, जब सब्जेक्ट पता हो जाएगा तो हम वर्ब पता कर लेंगे,
क्रम से ही पता कर पाएंगे। ऐसा नहीं पहले आप वर्ब पे जुट जाएंगे तो सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। पहले आपको सब्जेक्ट पता करना है, सब्जेक्ट पता होगा तो सब्जेक्ट के द्वारा हम क्या पता करेंगे, वर्ब क्रिया पता कर लेंगे। और जब क्रिया पता हो जाएगी तो क्रिया के बाद किसका नंबर आएगा, ऑब्जेक्ट कर्म का। तो यहाँ लिखा जाएगा कि क्रिया में क्या और किसको, क्रिया में क्या और किसको लगाकर, क्रिया में क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं, जो कि बहुत सरल है। आपको क्रमवार चलना है। देखिए अगर बहुत कूदने वाला काम करेंगे तो कूदने वाला काम बहुत सही नहीं है। क्रम से चलिए, तो क्रम से चलने का मतलब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढ लेना है आराम से, और सब्जेक्ट हम ढूंढ सकते हैं। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, वाक्य में कौन लगा के प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा। जब सब्जेक्ट मिल जाए तो सब्जेक्ट के द्वारा ही जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया कहलाता है। माना कि यहाँ क्रिया पता चल गई, पढ़ता है। अब जो पढ़ता है उसी में हम प्रश्न करेंगे, या तो प्रश्न कर देंगे क्या लगाकर, अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो एक और तरीका है किसको लगाकर। क्या से पहले कर देते हैं, क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिल जाता है पुस्तक। राम क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हुआ। एक बार किसको से देख लेते हैं, किसको लगा के यहाँ प्रश्न करिए, राम किसको पढ़ता है, तो राम पुस्तक को पढ़ता है। इसलिए दोनों कंडीशन में आपके पास उत्तर जो निकल कर आ रहा है, जो उसका रिप्लाई आंसर हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पुस्तक। तो इस तरीके से हमें सब्जेक्ट पता हो जाएगा, और जब सब्जेक्ट पता होगा उसके बाद मेन वर्ब पता कर लेंगे। जब मेन वर्ब पता कर लेंगे तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी पता चल जाएगा, तो कर्ता क्रिया कर्म। इससे आसान तरीके में आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, और यदि एक बार ये समझ में आया तो बार बार इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वाक्य को देखे नहीं कि तुरंत जान जाएंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो आगे चला जाए। अब मुझे पता ही चल गया कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। तो जैसे ऊपर रूल ऑफ ट्रांसलेशन लिखा गया है, उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में हम रखते चले जाएंगे। तो हमारा अब यहाँ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन पुस्तक पढ़ता है, राम, तो यहाँ हम सबसे पहले लिख देंगे राम। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, राम के द्वारा कौन सा कार्य हुआ, पढ़ने का। तो पढ़ने को अंग्रेजी में कहते हैं रीड। यहाँ हो गया रीड। रीड क्या हो गया, वर्ब हो गया या मेन वर्ब। अब देखिए इसके बाद प्लस करके लगाया गया यस और ईएस। अब मामला यहाँ आ गया है कि हम यस लगाएं कि ईएस लगाएं, जो कि जानकारी आपको पहले से ही है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तब तो हमें यस और ईएस यहाँ लगाना है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो यस और ईएस नहीं लगाना है। जैसा कि हम जानते हैं राम सिंगुलर नंबर है। कैसे, क्योंकि राम के द्वारा एक व्यक्ति का बोध हो रहा है तो ये सिंगुलर नंबर है। अब सिंगुलर नंबर क्लियर तो हो गया कि इसमें यस और ईएस लगेगा, लेकिन यस और ईएस में क्या लगेगा, यस लगेगा कि ईएस लगेगा। तो हम लास्ट के लेटर को देखेंगे। लास्ट के लेटर में डी आया है जो कि ईएस नहीं लगता है, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, यस। तो हो गया राम रीड्स। क्या हो गया, राम रीड्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक। रीड्स दी बुक। तो हो गया राम रीड्स दी बुक। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जबकि आप यहाँ देख पा रहे हैं यस ईएस के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड है। अदर वर्ड इस हिंदी सेंटेंस में आया नहीं है,
तो यहाँ इसी के बाद फुल स्टॉप कर देना है, और यदि आता तो आगे बढ़ाने के बाद हम फुल स्टॉप करते। तो एक चीज़ और देखना है कि ये जो फुल स्टॉप लगाने का तरीका है ये निश्चित रूप से आपका जो लेटर है उसी के जस्ट सामने ही लगता है, कभी जल्दबाजी में ऊपर नीचे हो जाता है जो कि वो रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरीके से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो, जैसे वे बाजार जाते हैं। अब सबसे पहले पहचानिए ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ बताया गया ते हैं से जान जाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस है ये अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नकारात्मक और प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो सबसे पहले मुझे लगाना क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। वे बाजार जाते हैं, कौन बाजार जाता है? वे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? दे। वे को अंग्रेजी में दे कहते हैं। अब इसके बाद क्या ढूंढना है? वर्ब ढूंढना है। तो वे क्या करते हैं? वे के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ गो मीन्स जाना होता है। अब देखिए यस और ईएस जोड़ना है इसमें, परंतु ये देखकर जोड़ना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा तो ही यस और ईएस ऐड किया जाएगा, अन्यथा सिंगुलर नंबर नहीं है तो यस और ईएस ऐड नहीं किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं जो दे है ये सिंगुलर नंबर है नहीं, ये प्लूरल नंबर है, ये बहुवचन है, इसमें ईएस नहीं जुड़ेगा, यस या ईएस दोनों नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे ऑब्जेक्ट पे। कहाँ जाते हैं? बाजार। या किसको जाते हैं? बाजार को जाते हैं। दे गो टू मार्केट। अब एक चीज़ इसमें जो नया आ रहा है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ टू कैसे हो गया? भाई टू का तो कहीं कुछ बताया ही नहीं गया, टू को क्यों इसमें घसीट के लाया गया? तो टू आप ऐसे समझिए, टू के जो हिंदी मीन होती है उसको हम कहते हैं को या के लिए। टू को हम क्या कहते हैं? को या के लिए। कभी अगर आवश्यकता पड़ी तो इसकी ज़रूरत, आवश्यकता के अनुसार हम अर्थ निकालते हैं के लिए। अगर नहीं पड़ी, अगर को से हो रहा है तो को निकालेंगे। दोनों में से हम स्वतंत्र हैं किसी भी अर्थ को लिखने के लिए। तो टू मीन्स को या के लिए। तो जैसा कि अगर हिंदी सेंटेंस लिखा जाए तो यहाँ हो सकता है वे बाजार को जाते हैं, शुद्ध इसका हिंदी ये है, परंतु को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ को छिपे तौर से समझा जाता है कि ऐसे सेंटेंस में को भी है। तो को है तो इसलिए को के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। बाकी यहाँ टू आने का कोई बड़ा औचित्य नहीं है। तो आप सिंगुलर नंबर का एक एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं और प्लूरल नंबर का भी एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, और इस तरीके से आप दूसरा भी एग्जाम्पल बना के प्रयास करेंगे, ट्राई करते रहेंगे। अगर किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए आप चाहे जब भी जुड़ के कमेंट वगैरह करते रहेंगे, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नंबर आ जाता है निगेटिव सेंटेंस का। तो अब हम इसके बाद सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि किसी प्रकार कोई समस्या हो आप कंसल्ट करते रहेंगे, समस्याएं आपकी त्वरित कार्रवाई करके सॉल्व करती जाएगी। अब इसके बाद का जो भी निगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, और सारी जानकारी, सारे लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, और आप वहां से जाके अपनी समस्याओं को सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। यदि समझ में आए तो, नहीं आ रहा है तो आपसे कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद।